वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सभी के पास ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क के लिए। क्या वो क्वेश्चन आपके हो गए क्या? सर 5 और 6 समझा दीजिए। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 4 की थर्ड लाइन बता दो। प्रियंका कह रही है सर आंसर चेक करना है। बिल्कुल ठीक है, सारी बातें ठीक है आपकी। कौन कौन सा क्वेश्चन दिया था, एक बार मुझे रिपीट करा दो सर। दिया कौन कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2, 4 5 6 7 8 2। 4 5 6 7 8 2। चलिए सर, सबसे पहले तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर चेक करवा रहा हूं। आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। किसी की जो भी, जिसका आंसर सही आता है वेरी वेल डन। जिसका आंसर सही नहीं आ रहा है उसको अपनी गलती का पता चल जाएगा, उसने क्या गलती की है। जिसने नहीं किया है, ट्राई ही नहीं किया है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। जिसने ट्राई किया है उसका अगर सही है तो बहुत बढ़िया है ही। जिसका कोई पॉइंट गलत भी हुआ है तो वो अपना पॉइंट चेक कर लेना। ठीक है साहब, मेरे साथ फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिर 4 5 6 7 8 सारे करेंगे साहब फटाफट से। ठीक है, चलिए, जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे मैं सबके आंसर्स आपको 1 बाय 1 चेक करवा रहा हूं। फटाफट से मेरे साथ चेक कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले फॉर्मेट वैसे ही बनता है जैसे हमेशा बनता है। सबसे पहला कॉलम ईयर, कॉलम नंबर 2 आउटपुट, कॉलम नंबर 3 एक्चुअल रॉयल्टी, कॉलम नंबर 4 मिनिमम रेंट, कॉलम नंबर 5 एक्सेस वर्क, कॉलम नंबर 6 शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग में सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग अकर्ड, अकर्ड के बाद रिकूप, रिकूप के बाद लैप्स, लैप्स के बाद में कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड के बाद में रॉयल्टी पेबल।
ये लीजिए सर। स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी पे, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा द रानीगंज कॉयल कंपनी, एक रानीगंज कॉयल कंपनी है जो कहती है फ्रॉम राम took a lease of coal field for a period of 25 years from 1st January 1997। रॉयल्टी कितनी है? रॉयल्टी है 50 पैसा पर टन, ठीक है। coal raised with the minimum rent of 30,000, power to recoup short working during first 3 years of lease। पहले 3 साल, पहले 3 साल मतलब फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। फिर ये आगे कहता है एनुअल आउटपुट 4 साल का दे रखा है 7, 8, 9, 2000, आपको इंट्रीज पास करनी है। अब ये कहता है कि नो सेपरेट मिनिमम रेंट अकाउंट इज मेंटेन। तो अगर मिनिमम रेंट होता ही नहीं है, मिनिमम रेंट का अकाउंट नहीं बनाएंगे तो फिर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सोच के देखिए, अगर मिनिमम रेंट नहीं लिखेंगे तो ना एक्सेस वर्किंग आएगा ना शॉर्ट वर्किंग आएगा। मिनिमम रेंट नहीं होने का मतलब क्या है? जितनी एक्चुअल रॉयल्टी है उतना ही पेमेंट, कोई कंपैरिजन नहीं है, जो एक्चुअल रॉयल्टी वही पेमेंट। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आपको केवल एक ही काम करना है, जितनी रॉयल्टी हो उतनी पे कर देना, फिर तो ये स्टेटमेंट बनाने की कोई नीड ही नहीं है। तो स्टेटमेंट कहां बनेगा? जहां पे मिनिमम रेंट होता है तो ही स्टेटमेंट बनेगा। डन। चलिए कैलकुलेशन की बात करते हैं। अकाउंटिंग कैसे करेंगे? वो नहीं होता है तो क्या अकाउंटिंग होगी वो हम अकाउंटिंग के टाइम देखेंगे। कैलकुलेशन हमें तभी करनी है जब मिनिमम रेंट होता है, ठीक है। तो इसका बी पॉइंट का आंसर है। ईयर हो गया 1997, 1998, 1999 एंड 2000। आउटपुट बता रखा है 10,000, 70,000, 80,000 एंड 1,20,000। एक्चुअल रॉयल्टी 50 पैसा पर टन थी। 50 पैसा मतलब 5,000, 35,000, 40,000 और 60,000। मिनिमम रेंट था 30,000, 30,000, स्ट्राइक जैसा कुछ था नहीं, 30,000 एंड 30,000। चलिए सर चेक कर लेते हैं। पहले साल एक्सेस वर्किंग नहीं आई, 25,000 की शॉर्ट वर्किंग आ गई। क्या पहले साल कुछ रिकूप होगा? नहीं। लैप्स होगा? नहीं। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 25,000। रॉयल्टी का पेमेंट कितना होगा? रॉयल्टी का पेमेंट होगा 30,000। रॉयल्टी का पेमेंट होगा 30,000। फिर दूसरे साल एक्सेस वर्किंग आ गई 5,000 की, तो रिकूपमेंट भी हो गया 5,000 का। लैप्स अभी कुछ नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 20,000 और पेमेंट हो जाएगा 30,000। फिर कहता है थर्ड ईयर एक्सेस वर्किंग आ गई 10,000, शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी, रिकूपमेंट होगा 10,000। ये लास्ट साल था, इसके आगे रिकूपमेंट हो नहीं सकता, तो 10,000 क्या हो जाएगा? लैप्स। कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, पेमेंट हो जाएगा 30,000। इससे अगले साल एक्सेस वर्किंग आ गई 30,000 की, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पेमेंट कितना हो जाएगा? 60,000। ये लीजिए साहब, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन नंबर 2 सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का सभी का आंसर मैच हो गया?
चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है PQR लिमिटेड is engaged in the manufacturing of magnifying glasses। ठीक है, वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनाने में एंगेज्ड है। ठीक है, उसने कहा साहब द कंपनी लीज्ड ए मशीन फ्रॉम WXY लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 1997 for the purpose of the term the lease are as follows। lessee should pay ₹5 for every magnifying glass produced। हर एक ग्लास के लिए 5 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, मिनिमम रेंट होगा 10,000। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट होती है शॉर्ट वर्किंग वाली। द लेसी में रिकवर एनी शॉर्ट वर्किंग इन द फर्स्ट ईयर। जो कोई शॉर्ट वर्किंग अगर पहले साल आई है और आउट ऑफ द एक्सेस वर्किंग इन नेक्स्ट 2 फॉलोइंग ईयर्स। नेक्स्ट 2 मतलब पहले साल की शॉर्ट वर्किंग को दूसरे साल में भी और तीसरे साल में भी। ठीक है सर, शॉर्ट वर्किंग इन द सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर मे बी रिकवर्ड इन एनी एक्सेस इन द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। मतलब पहले साल की शॉर्ट वर्किंग को दूसरे और तीसरे साल में, दूसरे साल की शॉर्ट वर्किंग को केवल तीसरे साल में, तीसरे साल की शॉर्ट वर्किंग को केवल चौथे साल में। ठीक है, तो पहले साल वाली के लिए 2 साल मिलेंगे और उसके आगे के लिए 1 साल मिलेगा। डन। क्लियर है पॉइंट? चलिए आउटपुट, आउटपुट बता रखे हैं 1997, 8, 9, 2000, 2001, 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001। आउटपुट बता रखा है 1600, 1900, 2460, 1840 और 2720। एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी 5 रुपए के हिसाब से मतलब 8000, 9500, 12300, 9200 और ये कितना हो गया 13600 हो गया क्या? चेक करके बता दो ये कितना हो गया 13600। ओके, मिनिमम रेंट बता रखा था 10,000, स्ट्राइक जैसा कुछ था नहीं तो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, चलते हैं आगे। पहले साल शॉर्ट वर्किंग आ गया 2000 का, पहले साल रिकूप भी नहीं होगा, लैप्स भी नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2000।
पेमेंट कितने का होगा? पेमेंट होगा 10,000। दूसरे साल दोबारा से 500 का शॉर्ट वर्किंग आ गया, रिकूप भी नहीं हुआ, लैप्स भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले साल वाले के लिए 2 साल अवेलेबल थे। तो यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो गया 2500, पेमेंट हो गया 10,000। फिर और आ गया है, इस साल 2300 की एक्सेस वर्किंग आ गई, तो रिकूप हो गया 2300। क्या कोई अमाउंट लैप्स भी होगा क्या? देखो 2000 के 2 साल हो गए, 500 का 1 साल हो गया, तो सारा टाइम खत्म। तो 200 क्या हो जाएगा? 200 का अमाउंट लैप्स हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड कितना अमाउंट हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा साहब कुछ नहीं, और पेमेंट हो जाएगा 10,000। फिर यहां पे दोबारा शॉर्ट वर्किंग आ गई 800 की, रिकूप नहीं हुआ, लैप्स नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड हो गया 800, पेमेंट हो गया 10,000। यहां पे एक्सेस वर्किंग आ गई 3,600, शॉर्ट वर्किंग नहीं आई, रिकूप्ड हो गया 800, लैप्स नहीं हुआ, कैरी नहीं हुआ, पेमेंट हो गया 12,800। ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब किसी को क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत? जिसने किया होगा घर पे ट्राई किया होगा उसको समझ में आ गया होगा, जिसने सही किया है उसके लिए बहुत बढ़िया है, जिसने ट्राई नहीं किया भैया मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है कि साहब ऑन 1 जनवरी 1997 X acquired lease from Mr. Landlord certain mica fields at a minimum rent of 48,000 per annum। ठीक है साहब, मर्जिंग इनटू ए रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन। रॉयल्टी पर टन कितना है? 1 रुपए। शॉर्ट वर्किंग वर रिकवर्ड इन द नेक्स्ट 2 years of such short working arises, but on the condition that if full short working could not be recovered in the next year, X would lose his right to recover 50% of the unrecovered balance। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, पहले समझ लीजिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए पहले साल शॉर्ट वर्किंग आ गई 100 रुपए की, ठीक है साहब, पहले साल शॉर्ट वर्किंग आई है 100 रुपीज। दूसरे साल एक्सेस वर्किंग आई है 20 रुपीज की। तो आप मुझे बताइए रिकूप कितना अमाउंट हो पाएगा दूसरे साल में? 20। तो हमने कहा साहब रिकूप हो जाएगा दूसरे साल में 20। अब बात आती है लैप्स की और कैरी फॉरवर्ड की।
तो इस 100 रुपए के पास 2 साल थे, 1 साल तो ये वाला और 1 साल तीसरा साल, ठीक है। अब आप मुझे बताइए दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड कितना हो, दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड कितना हो। तो ये कहता है दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड होगा 40 का अमाउंट। 40 का अमाउंट क्यों होगा, उसने कहा कि जितनी आपकी शॉर्ट वर्किंग थी हम आपको उसके लिए 2 साल देंगे, लेकिन लेकिन अगर आप 2 साल में से जो पहला साल आता है उसमें जितनी शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ बैलेंस बच गया तो उसका आधा ही आप आगे ले जा पाओगे, आधा लैप्स हो जाएगा। तो 100 रुपए की शॉर्ट वर्किंग आई थी, दूसरे साल में रिकवर हो गई 20 की, कितनी बाकी रह गई 80 की। तो 80 में से 40 ही आगे जा पाएगी, 40 क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। समझ गए, ये वाली बात कह रहे हैं क्वेश्चन। लैंग्वेज समझ में आ गई क्या आप सभी को, लैंग्वेज सभी को समझ में आ गई या किसी को प्रॉब्लम है। यस सर, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ईयर है 1997, 8, 9, 2000। आउटपुट दे रखा है 12,000, 30,000, 60,000 और 56,000। रॉयल्टी पर टन है 1 रुपए, दैट इज 12,000, 30,000, 60,000 और 56,000। मिनिमम रेंट है 48,000, दैट्स 48,000, 48,000 एंड 48,000। क्लियर। पहले साल कोई एक्सेस वर्किंग नहीं है, शॉर्ट वर्किंग आ गई 36,000, ना रिकूव होगी ना लैप्स होगी, 36,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पेमेंट कितने का करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा 48,000। फिर आगे दूसरे साल, दूसरे साल दोबारा शॉर्ट वर्किंग आ गई 18,000। क्या दूसरे साल कुछ रिकूव होगा क्या, नहीं होगा। क्या दूसरे साल कुछ लैप्स होगा क्या, कितना अमाउंट 18,000। ये जो 36 थे अगर ये इस साल में रिकूप नहीं हुए तो इनका आधा अमाउंट लेफ्ट हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, दोबारा 36, 18 लैप्स हो गए तो 18 और आ गए, पेमेंट हो जाएगा 48,000। फिर आ गए तीसरे साल, तीसरे साल में एक्सेस वर्किंग आ गई 12,000 की, शॉर्ट वर्किंग अकड़ होगी नहीं, रिकूप हो जाएगा 12,000। ये वाला लैप्स बता दीजिए साहब, क्वेश्चन खत्म। 15,000 कैसे आया 15,000, ध्यान से देखिए। ये वाला जो 36,000 है, इस 36,000 में 18,000 तो है पहले साल के, तो पहले साल के जो 18,000 है उस 18,000 में से 12,000 रिकूप हो गए, तो 6,000 क्या हो गए लैप्स। फिर जो दूसरे साल के 18,000 है उसमें से कुछ भी रिकूप नहीं हुआ, कुछ भी रिकूप नहीं हुआ तो उसका 50% अमाउंट 9,000 क्या हो गया लैप्स। तो टोटल लैप्स का अमाउंट कितना हो गया 15,000।
तो लैप्स का अमाउंट हो गया 15,000। बता दीजिए मुझे, किसी को इस लैप्स के अमाउंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बेटा ये 3 लाख नहीं है, ये 30,000 है। ये 3 लाख नहीं है, 30,000 है, वो जीरो मिसप्रिंट है, ठीक है। 3 लाख नहीं है, 30,000 मिसप्रिंट है, ठीक है। तो ठीक है, अब 30,000 से कर लेना, ठीक है। कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 9,000। पेमेंट कितने का करना पड़ेगा? 48,000। अगले साल एक्सेस वर्किंग आ गई 8,000 की, रिकूप हो जाएगा 8,000, लैप्स हो जाएगा 1,000, कैरी फॉरवर्ड के लिए कुछ बचेगा नहीं, पेमेंट हो जाएगा 48,000। ये लीजिए सर। अब बता दीजिए, क्या क्वेश्चन नंबर 5 में अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन बाकी है क्या? अब अगर किसी ने घर से क्वेश्चन नहीं किया तो भैया मेरे तो रीजन समझ में नहीं आता है। हमने हाफ एन आवर में 4 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने घर पे 1 आवर का भी टाइम दिया होता तो आपके आराम से क्वेश्चन हो गए होते। अब अगर किसी ने नहीं किए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। अच्छा चलो, ईमानदारी से मुझे ये तो बताओ कि कोई ऐसा पर्सन है क्या जिसने क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए हैं? ईमानदारी से बताना भाई। प्रेरणा डन। अंजलि नहीं किए? अंजलि आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए या किए हैं? किया है, ठीक है। और कोई कोई ना करने वाला ईमानदार भी है क्या? मैं मान नहीं सकता सभी ने ट्राई किए, बिल्कुल नहीं मान सकता बेटा। आप में ईमानदारी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। देखो आपकी चीज तो आपको ही पता, अभी तो मैं ये भी नहीं कह सकता कॉपी दिखा दो। शुरू में कहता तो फिर भी बात होती, अब तो 4 तो मैंने ही करा दी, वही दिखा दो। चले, कोई नहीं ईमानदारी दिखाना चाहता, कोई बात नहीं है। नहीं दिखाना चाहते हो तो मत दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है? देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है कि एक्स हु हैड पेटेंटेड ए वैक्यूम क्लीनर granted ABC Limited a license for 5 years, ठीक है साहब, to manufacture or sell the cleaner on the following terms, ठीक है। फर्स्ट, ABC Limited to pay a royalty of ₹100 for every cleaner sold, ठीक है साहब, with a minimum payment of ₹2,50,000 per annum। 100 रुपए की रॉयल्टी पर क्लीनर पे और मिनिमम अमाउंट होगा 2,50,000। इफ फॉर यू एनी ईयर द रॉयल्टी कैलकुलेटेड ऑन द क्लीनर सोल्ड अमाउंट टू लेस देन 2,50,000, मतलब जो आपकी एक्चुअल रॉयल्टी आती है अगर वो 2,50,000 से कम हो तो एबीसी लिमिटेड में सेट ऑफ द डेफिशिएंसी, सेट ऑफ द डेफिशिएंसी मतलब रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग अगेंस्ट रॉयल्टी पेबल इन एक्सेस ऑफ द सम एज अंडर 50% इन द नेक्स्ट ईयर
and the balance in next following year। इस बात का मतलब समझे क्या? दोबारा पिछली बार की तरह ही समझाता हूं मैं आपको। मान लो बेटा पहला साल, पहले साल में शॉर्ट वर्किंग आती है 100 रुपए की, ठीक है। दूसरे साल में एक्सेस वर्किंग आ जाती है 70 रुपीज की। तो दूसरे साल में रिकूप कितना हो पाएगा? 50 ही रिकूप हो पाएगा। 50 से ज्यादा रिकूप नहीं कर सकते, क्योंकि जितने की शॉर्ट वर्किंग है उसके अगले साल में उसके 50% से ज्यादा रिकूप नहीं किया जा सकता है। डन। चलिए इसी को आगे भी करता हूं मैं। लैप्स कुछ होगा क्या? नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? 50। फिर आगे तीसरे साल में, तीसरे साल में दोबारा शॉर्ट वर्किंग आ गया, सॉरी एक्सेस वर्किंग आ गया 60 का। तो कितना रिकूप और हो जाएगा? 50 रिकूप हो जाएगा। लैप्स कुछ नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, खत्म। डन। ये तो हो गया एक नॉर्मल केस। डन, सही है, क्लियर है सभी को? अब मैं कहता हूं मान लो बेटा दूसरे साल में एक्सेस वर्किंग आया 20 का, तो रिकूप कितना होगा? 20। कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हैं? प्रियंका यहां पे फंस गए। देखो क्या लिखा हुआ था, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा पहले साल का यहां पे शॉर्ट वर्किंग आया तो आप उसे नेक्स्ट ईयर में रिकूप कर सकते हो 50%। अब 50% रिकूप हो गया तो अगले साल में कितना करोगे? 50%। डन, यही बात है। लेकिन अगर पहले साल में 20% ही हुआ तो अगले साल में कितना कर सकते हो क्या? ऐसा लिखा हुआ है पहले साल 50%, दूसरे साल 50%। नहीं, ऐसा लिखा हुआ है पहले साल 50%, दूसरे साल बैलेंस। मतलब अगर पहले साल 20 ही होता है तो बैलेंस कितना रह गया? हाँ दिव्या पूछ लो, जो बात है वो पूछ लो। पहले साल अगर 20 ही होता है तो अगले साल के लिए बैलेंस कितना रह गया? 80। दिव्या बोल के पूछ सकते हो आप। 80। तो वो 80 क्या है? वो 80 अगले साल में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, डन। समझ गए मेरे समझाने का मतलब? कि पहले साल में रिकूप ज्यादा से ज्यादा 50 कर सकते हो। अगर 50 से कम हो गया तो बचा हुआ बैलेंस दूसरे साल में कर सकते हो। मतलब पहले साल वो 30 आपको लैप्स करने की जरूरत नहीं है। कैरी फॉरवर्ड कितना अमाउंट हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड 80 का अमाउंट हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में 50% फर्स्ट ईयर में, 50% सेकेंड ईयर में, इसका मतलब तो सेकेंड ईयर में भी 50% से ज्यादा नहीं कर सकता। और जब सेकेंड में 50 से ज्यादा नहीं हो सकता तो बचा हुआ 30 तो फिर आज ही लैप्स कर देना चाहिए, फिर तो आगे का वेट ही नहीं करना चाहिए। डन। अब क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
सिक्स क्वेश्चन में इन्होंने ईयर आपको बता रखे हैं, वही ईयर थे 1998, 1999, 2000, 2001, अच्छा 7 भी था सर, 7, 8, 1999, 2000 और 2001। आउटपुट बता रखा है 2000, 2200, 2300, 2100 और 1800। एक्चुअल रॉयल्टी हो जाएगी 100 रुपीज के हिसाब से 2 लाख। अच्छा, एक थर्ड पॉइंट और बोल रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने बोल रखा है एज द कमेंसमेंट ऑफ द थर्ड ईयर, एग्रीमेंट में चेंज किया गया, जो मिनिमम रेंट 2,50,000 था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 लाख से। ठीक है साहब, इसका मतलब मिनिमम रेंट पहले 2 साल के लिए तो होगा 2,50,000 और तीसरे साल से हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, ये हो गया 2,20,000, 2,30,000, 2,10,000 और 1,80,000। मिनिमम रेंट पहले साल 2,50,000, दूसरे साल भी 2,50,000, तीसरे साल 2 लाख, चौथे साल भी 2 लाख और पांचवें साल भी 2 लाख। पहले साल आ गई साहब शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग आ गई 50,000 की, रिकूपमेंट नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 50,000। ठीक है, और रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा 2,50,000। इसके बाद दूसरे साल दोबारा से शॉर्ट वर्किंग आ गई 30,000, रिकूपमेंट कितना हो पाएगा? कुछ नहीं, लैप्स भी नहीं हो पाया, कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया? 80,000। पेमेंट कितने का करना पड़ेगा? 2,50,000। अब आ गए तीसरे साल में। तीसरे साल में हमने कहा साहब एक्सेस वर्किंग आ गई 30,000 की, तो रिकूप कितना हो पाएगा? 30,000। लैप्स कितना हो जाएगा? लैप्स 20,000, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 30,000, पेमेंट हो जाएगा 2 लाख रुपीज का। उसके अगले साल एक्सेस वर्किंग आ गई 10,000, शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं है, रिकूप होगा 10,000 का, लैब से बचा हुआ 20,000, पेमेंट हो जाएगा 2 लाख रुपीज का। एक्सेस वर्किंग कुछ नहीं है, शॉर्ट वर्किंग आ गई 20,000, रिकूप नहीं होगी। ये शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड होगी या नहीं होगी? क्या इस 20,000 की शॉर्ट वर्किंग को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लीज ही खत्म हो गई बेटा, टाइम पीरियड ही खत्म हो गया, किससे एडजस्ट करोगे? ये तो नुकसान हो गया, आगे का साल ही नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड करके कहां लेके जाओगे? लीज ही खत्म हो गई, खत्म हो गया, रॉयल्टी एग्रीमेंट ही खत्म हो गया, तो ये 20,000 यहीं पे क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, पेमेंट हो जाएगा 2 लाख रुपीज का, खत्म। लास्ट वाला पॉइंट ध्यान रखिए, ठीक है?
क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, किसी को दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 6 में? डन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए लिमिटेड ओरिएंटेड फ्रॉम बीएस लिमिटेड ए लीज ऑफ सम कॉयल बियरिंग लैंड, the terms being a royalty of rupees 15 per ton of coil raised, subject to the minimum rent of rupees 75,000 per annum, with a right of recoupment of short working for the first 4 years। ठीक है साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग, बीएस लिमिटेड अकाउंट जो भी बनाने हो। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो एक बात बताओ बेटा, जो रॉयल्टी का पेमेंट करना है वो प्रोडक्शन पे करना है या सेल पे करना है? प्रोडक्शन पे करना है। कॉयल रेज्ड, कितना कोयला आपने निकाला, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आपको जो आउटपुट दिया हुआ है वो आउटपुट कैसा दिया हुआ है? आपको जो आउटपुट दिया हुआ है वो आउटपुट सेल्स दी हुई है। क्या ये सेल्स वाला आउटपुट हमारे काम का है या हमें प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा? हमें प्रोडक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए साहब देखते हैं प्रोडक्शन कितना होता है। चलिए सबसे पहले तो प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन। वैसे आप सबने बजट का चैप्टर पढ़ रखा है, और बजट का चैप्टर पढ़ रखा है तो आप सबको कैलकुलेशन पार्ट आता है। 1996, इसीलिए आपको उसी फॉर्मेट में चीजें पढ़ाई है कि बजट जगह जगह काम आता है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। 1998, 1999 एंड 2000, लास्ट ईयर दे रखा है 2000। आपको दिया हुआ है सेल्स, सेल्स बता रखा है साहब 2000 और 3500, 4800, 5600 और लास्ट दे रखा है 8000। अब आप मुझे एक बात बताइए, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक मतलब इतना माल तो बेच चुके हैं, और बेचने के बाद भी हमारे पास 300 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। मतलब 1996 में हमारे पास टोटल जो माल था वो था 2300, उसमें से ओपनिंग स्टॉक कितना था? बेटा ये काम स्टार्ट कब हुआ है चेक करो, ये काम स्टार्ट हुआ है 1996 में। तो क्या 1996 के शुरू में कोई ओपनिंग स्टॉक होगा? नहीं होगा।
हटा देते। तो प्रोडक्शन कितना किया है? प्रोडक्शन किया है 2300 पहले साल में। फिर आ गया 1997। 1997 में सेल कर दिया 3500 का। सेल करने के बाद भी बचा हुआ है 400 का, तो टोटल हो गया 3900। क्या उसमें से पहले साल का कुछ बचा हुआ है? पहले साल का क्लोजिंग था 300, तो वो दूसरे साल का क्या हो गया? ओपनिंग हो गया। तो आउटपुट कितना हो गया? 3600। फिर आ गया 4800 प्लस 600 माइनस पिछले साल का क्लोजिंग, तो ये हो गया साहब 5000। फिर और आगे चले तो 500 माइनस 600, तो ये आ गया 5500। लास्ट ईयर में यहां पे हमने लिखा साहब माइनस हो गया 500, तो ये हो गया 8300। क्लियर? प्रोडक्शन पता चल गया सारे सालों का आपको। और अगर प्रोडक्शन पता चल गया तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में हमें कोई भी दिक्कत हो ही नहीं सकती है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। चेक कर लीजिएगा, मुझे पता है आपने कर रखा होगा। चलो, तो ये कहता है साहब 1996 से चालू करना है। 1996, 7, 8, 9 और 2000। आउटपुट प्रोडक्शन वाला जिसका वर्किंग नोट बना दिया हमने 2300, 3600, 5000, 5500 और 8300। मल्टीप्लाई कीजिए। रॉयल्टी कैसे थी? रॉयल्टी थी 15 रुपीज पर टन। कितना हो गया? मुझे जल्दी से अमाउंट बताइए। 2300 मल्टीप्लाइड बाय 15, 34,500। दिस इज 54,000। मैं ही निकाल दूंगा। 75,000 और 75 के बाद में ये आ गया 82,500 और ये लास्ट वाला बता दीजिए सर। 124,500। मिनिमम रेट, मिनिमम रेट बताया था 75,000, 75,000, 75,000, 75,000 एंड 75,000। पहले साल साहब आ गई शॉर्ट वर्किंग 40,500 की। रिकूपमेंट कुछ नहीं हो पाया, लैप्स कुछ नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड कर दिया 40,500, पेमेंट कर दिया 75। दूसरे साल दोबारा शॉर्ट वर्किंग आ गई 21,000 की। रिकूप नहीं हुआ, लैप्स नहीं हुआ, 61,500 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, पेमेंट हो गया 75। टाइम दे रखा था बेटा फर्स्ट 4 इयर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी हो गया 61,500, पेमेंट हो गया 75,000। पहले 3 साल में कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आ गया साहब 7,500 का एक्सेस वर्किंग, तो रिकूप हो गया 7,500। ये लास्ट ईयर था,
तो बचा हुआ 54,000 लैप्स हो गया, पेमेंट हो गया 75,000। फिर आगे साहब 49,500 का एक्सेस वर्किंग, लेकिन अब क्या करें, तो पेमेंट हो गया 124,500। क्लियर? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 सभी का हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से देख लीजिए, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड इज द लेसी ऑफ ए माइन ऑन ए रॉयल्टी ऑफ ₹1 per ton ऑफ कोयल रेस्ड विदाउट मिनिमम रेंट। अब अगर मिनिमम रेंट नहीं होगा तो फिर तो बेटा 4 ही कॉलम बनेंगे, ईयर, आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी, और एक्चुअल रॉयल्टी का पेमेंट हो जाएगा। बस जो एक्चुअल रॉयल्टी आएगा वही रॉयल्टी पेएबल हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत नहीं है, केवल 4 ही कॉलम बनाने हैं, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा ही नहीं। आउटपुट को रॉयल्टी से मल्टीप्लाई करो और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है सभी को? जवाब दीजिए फटाफट से। अब आज का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 9 और 12 दो क्वेश्चन ट्राई करने आपको, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है? अच्छा, एक काम और कीजिएगा, आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, आपके मॉड्यूल में, आपका इंस्टीट्यूट वाला जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इंस्टीट्यूट वाले मॉड्यूल में भी 5 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं बस, आप उनको भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाय बाय। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशन है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात बताए बेटा, आपकी 8 to 9 कोई क्लास हो रही है क्या? 8 to 9 मॉर्निंग में कोई भी क्लास चल रही है क्या? 8 to 9 डीटी की क्लास चल रही है। ओके। नहीं, मैं सोच रहा था जो बैच नंबर 56 है उनका कॉस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं 8 to 9। चलिए मैं बात करता हूँ सुरेश सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं बात कर लूंगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, मेरे को इंटर वाले स्टूडेंट एक बार बता दो, उनके कौन कौन से चैप्टर बाकी रह गए हैं, एक बार ये लिस्ट देखकर बता दो मेरे को थोड़ा सा। जो जिनकी फर्स्ट क्लास से क्लास चल रही है, फर्स्ट क्लास से क्लास चल रही है जिनकी, उनकी बात कर रहा हूँ। जिनका भी ये जून वाला अटेम्प्ट था, उनकी बात कर रहा हूँ। उनको कौन कौन से चैप्टर्स बाकी रह रहे हैं यहाँ पर? लीनियर प्रोग्रामिंग, नेहा, इसके अलावा और कोई है? प्रिया, लीनियर प्रोग्रामिंग के अलावा और कोई है क्या यहाँ पर? तो हमारे टॉपिक्स कब तक कंप्लीट होंगे? नहीं भी, तुम्हारा टाइम लगेगा अभी। देखो, तुम्हारे तो लीनियर प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट करेंगे। देखो, पर्ट बाकी है अभी तो तुम्हारा, है ना? तो पर्ट अपन थोड़ा बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे पर्ट। एक बार मैं लीनियर प्रोग्रामिंग करवा दूं, ताकि है ना इन स्टूडेंट का एक बार कंप्लीट हो जाए, इंटर वाले स्टूडेंट फ्री हो जाए। उसके बाद अपन लीनियर प्रोग्रामिंग का तुम्हारा थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है? तुम्हारी क्लास में थोड़ा सा एडवांस है, फाइनल में थोड़ा सा एडवांस है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अपन वो वाले क्वेश्चन करेंगे और इंटर वालों को फ्री कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन पर्ट एडवांस करेंगे। क्वेश्चन दिया नहीं, बुक में तो नॉर्मल ही दिए सारे। बुक में नहीं, बुक वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में एडवांस ही क्वेश्चन आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, फाइनल। बुक वाले क्वेश्चन नहीं आते। बुक वाले क्वेश्चन तो बस अपन एक बार प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, कि एक बार अपना थोड़ा सा फ्लो हो जाए। सेम है वो। हाँ, वो इंटर वाली है, वो सेम है। तो वो एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए एक बार थोड़ा सा फ्लो में आ जाए वो। उसके बाद अपन जो एडवांस क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग के, वो करेंगे। तो देखो, टाइम स्टडी हो चुका है। मैंने एक वीडियो भेजी थी टाइम स्टडी की, पता नहीं तुम लोगों ने देखी या नहीं देखी। मैं एक बार और वीडियो सेंड कर दूंगा टाइम स्टडी के ग्रुप के अंदर। और नवीन, तुम्हारा अगर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बाकी है, हाँ तुम्हारा बाकी है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, वो अपन बाद में करेंगे, ठीक है? तो अपने 2 चैप्टर्स बाकी चल रहे हैं मेन। एक तो है, हाँ ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बाकी है, जो स्टार्टिंग से ऑनलाइन थे। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट थे, उनका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वो वेरी फर्स्ट क्लास से ले रहे। लेकिन जो स्टूडेंट ऑनलाइन थे, उनका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को याद है ये। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा देखो, स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है इंटर फाइनल, इंटर में कभी भी नहीं आया लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर, कभी भी नहीं आया क्वेश्चन, कभी भी नहीं पूछा गया लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है? लेकिन जो अपने क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग के, ये मॉड्यूल वाले क्वेश्चन, ये इंटर और फाइनल में एक जैसे ही हैं लगभग,
इंटर और फाइनल के मॉड्यूल में एक ही जैसे क्वेश्चन है, फाइनल में कुछ अलग क्वेश्चन होंगे। तो एक बार मैं लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट करवाऊंगा और मैं इंटर वाले स्टूडेंट को फ्री कर दूंगा। उसके बाद मेरी तरफ से इंटर वाले स्टूडेंट की क्लासेस फ्री हो जाएगी। जिसका कुछ रिमेनिंग बच रहा है मैं उनकी अलग से क्लास लूंगा। फिर जैसे कि जो ऑनलाइन वाले बैच से उनका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बाकी है, तो मैं उनकी एक क्लास अलग से ले लूंगा। हाँ बिल्कुल प्रियंका, ये थ्योरी चैप्टर से, ये थ्योरी वाले चैप्टर से, और ये एग्जाम में आते भी नहीं है, ये पूछते भी नहीं है एग्जाम में इनमें से कुछ भी। मैं तो इन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो इनिशियल में जो चैप्टर्स लिखे थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। थ्योरी की भी एक क्लास होगी, इंटर वाले स्टूडेंट की थ्योरी की एक क्लास होगी जिसमें मैं तुम्हें ओएम की थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसमें ये सब चीज कवर होगी, अलग से होगी, लेकिन अभी इसके साथ नहीं होगी, अलग से क्लास होगी। एक बार इंटर और फाइनल का जो कॉमन है वो कंप्लीट हो जाए, मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगा, इंटर और फाइनल। तो ठीक है, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर प्रोग्राम। अच्छा देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। फाइनल वाले स्टूडेंट कोई बताएगा मेरे को लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, अपन क्यों पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग? तुम लोगों का तो पढ़ा हुआ है लीनियर प्रोग्राम। एक रिलेशनशिप बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए बिटवीन वेरिएबल। रिलेशनशिप बताने के लिए बिटवीन वेरिएबल, ठीक है। और कुछ? मैंने ये तो शायद नहीं बताया था, मैंने कुछ और बताया था शायद तुम लोगों को जब मैंने सर वो तुम्हें मैक्सिमाइजेशन करते हैं, प्रॉब्लम नहीं मैक्सिमाइजेशन नहीं नहीं सर, मिनिमाइजेशन। एक ये भी मीनिंग है, मान लो एक लाइन है, उससे हर पॉइंट को उस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं अपन, चेंज करके। ठीक है, और कोई फाइनल वाले स्टूडेंट? हितांशी, नीवी, हर्षित, साकार। सर मिनिमाइज मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है, इसमें अरे प्रॉब्लम तो वो को तो मिनिमाइज। असाइनमेंट में भी होती है शुभम, वो तो सर ट्रांसपोर्टेशन वो में भी कॉस्ट, होती है। जो कॉस्ट होती है ना उसको करते हैं ना। वो सर वो मुझे वर्ड नहीं याद नहीं नहीं आ रहा नहीं, था। लीनियर प्रोग्रामिंग असाइनमेंट भी लीनियर प्रोग्रामिंग है एक तरह से, ट्रांसपोर्टेशन भी लीनियर प्रोग्रामिंग है एक तरह से, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। अरे रिया सर पूरा सेट और ऑफ पूरा है ना, वेरिएबल्स एक कांस्टेंट्स। एक मिनट रुको, नहीं रिया है ना, पूरा का पूरा है ना ऑपरेशन मैनेजमेंट, अपन सिर्फ इसी चीज के लिए पढ़ते हैं कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होने वाला है, पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट इसी चीज पर है। तो अकेला लीनियर प्रोग्रामिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ नहीं, तुम बता रहे थे कुछ? सर है ना इक्वेशंस बनाना विद वेरिएबल कांस्टेंट्स। तो क्यों 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 बनाते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्यों करते हैं? स्ट्रेट लाइन के लिए। नहीं चलो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, तुम्हें याद आ जाएगा जब मैं बताऊंगा। तुम लोगों को ऑलरेडी सुनी हुई है ये बातें सारी। देखो, जब भी हम कुछ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जब भी हम कुछ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो तुम कोई ऐसा फिनिश गुड बता सकते हो क्या? फिनिश गुड, ठीक है, कोई ऐसा फिनिश गुड बता सकते हो जिसको तैयार करने में मटेरियल को मिक्स नहीं करना पड़ा हो? ऐसा कोई फिनिश गुड जो तुम्हें पता हो कि हमने ऐसा एक फिनिश गुड तैयार किया जिसमें हमने मटेरियल को मिक्स नहीं किया? ऐसा कोई फिनिश गुड जो हम तैयार कर सकते हैं जिसमें हमें दो या दो से ज्यादा मटेरियल को या वेरिएबल को मिक्स नहीं करना पड़े, ऐसा कोई बता सकते हो तो तुम बताओ। है क्या कोई ऐसा फिनिश गुड? अब एक चीज सुनो सर, मान लो एक मिनट वेट करो,
अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है या फिनिश गुड नहीं है जिसमें हमें मटेरियल को मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जैसे अपन ऐसे बोलते हैं, समझो कि बोला सर देखो अपन गेहूं से आटा बनाते हैं, तो हमने कोई मटेरियल मिक्स नहीं किया और आटा एक फिनिश गुड है और वो तैयार हो गया, तो हमने गेहूं से आटा बना दिया बिना मटेरियल को मिक्स किए। ठीक है, वहां मटेरियल मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर वेरिएबल वेरिएबल है, वहां पर एनर्जी। अब चाहे एनर्जी आपकी मैनुअल हो, एनर्जी आपने कोई मशीन यूज की हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा यूज होता ही है जिससे कि आपको एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने में हेल्प मिलती है। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि कोई भी रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं होता है जब तक दो या दो से ज्यादा मटेरियल या वेरिएबल को मिक्स नहीं कर दिया जाए। अच्छा, अब प्रॉब्लम अराइज होती है बहुत सारी, जैसे कि क्या कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है? क्या कोई ऐसा रॉ मटेरियल है क्या? तुम बताओ, जिसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड हो, कभी खत्म नहीं, ऐसा कोई रॉ मटेरियल हो तो बताओ मेरे को। है क्या ऐसा कोई रॉ मटेरियल? अच्छा, कुछ स्टूडेंट मेरे को ऐसा आंसर देते हैं कि बोला सर देखो सूरज की रोशनी भी एक तरह का रॉ मटेरियल है, सनलाइट एक तरह का रॉ मटेरियल है, ठीक है, आप उससे है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो और पेड़ पौधे उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो लेकिन वो भी अनलिमिटेड नहीं है ना। अनलिमिटेड अनलिमिटेड सी सॉल्ट अनलिमिटेड कब, अनलिमिटेड कैसे होगा सी सॉल्ट, बताना मेरे को। और एक चीज, वैसे तो सी सॉल्ट किसी चीज में यूज होता नहीं कि कोई फिनिश गुड बताते हो पर अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। सर जब आपने सनलाइट कोई अनलिमिटेड में काउंट नहीं किया तो बाकी सबका तो कुछ बोलने का मतलब ही तो नहीं। सनलाइट भी रात को कहाँ होती है? सनलाइट रात को सर तभी तो बस फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रात को तभी तो सन उससे जो अपनी वो टाइम सोलर लिमिट पैनल। की बाउंडेशन तो है अपन पे, ठीक अनलिमिटेड है। कैसे भी मान लो, तुम कैसे भी मान लो, लिमिटेड ये है कि वो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक ही रहने वाला है, उसके बाद नहीं रहने वाला तुम्हारे सर पास। मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना जो सर, वो तो भी अनलिमिटेड नहीं है, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड तो कुछ भी नहीं है, हर एक चीज की लिमिट है। प्रॉब्लम यहीं पर है, हर एक चीज की लिमिट है। अच्छा, अगर कोई चीज अनलिमिटेड है तो उसकी प्राइस वगैरह बहुत कम होगी ना, अगर अनलिमिटेड है तो हाँ प्राइस कम Yes, होनी sir. चाहिए ना। लेकिन मिट्टी के बर्तनों की प्राइस कम होती है क्या तुम्हारे हिसाब से? No, sir. प्रॉब्लम क्वालिटी पे वही आती डिपेंड है। करता है सर। नहीं नहीं, कोई मिट्टी के बर्तन में क्वालिटी सर महंगी क्वालिटी क्या आता है, आप ऑनलाइन जाओ, 1000 रुपए का एक वो ऑनलाइन देता में है। तो है ना, ऑनलाइन में तो है ना वो होता है ना अपना, क्या बोलते हैं वो छाने जिसको अपन बोलते हैं, गाय का गोबर। सस्ता का भी महंगा भेज देते हैं वो। गाय का गोबर है ना, ऑनलाइन में तो वो भी यस सर। मिलता है, और उसको है ना काऊ डंक केक बोलते हैं। हाँ और मैंने तो ठीक ये है। भी देखा है उसमें उसमें लोगों ने कमेंट भी कर रखा है, वहां पर परचेज करने वाले लोगों ने कमेंट भी कर रखा है कि बोले ये केक इतना बढ़िया नहीं था टेस्ट के अंदर, इसमें कुछ और मिलाया जाए टेस्ट बढ़ाने के लिए, ऐसा भी कमेंट आ रखा है उसमें। तो अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली बात ये है अनलिमिटेड अपने पास में कुछ भी नहीं। तो अगर कोई मटेरियल अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है तो हमें उस मटेरियल को सोच समझकर यूज करना पड़ता है। जैसे कि अब समझो, मान लो मुझे घर में सुबह रोटी बनानी है और उसके लिए मुझे आटा, नमक और पानी मिक्स करना है। आटा, नमक और पानी, तीन चीजें मिक्स करनी पड़ेगी मेरे को, तो जाके मेरा फिनिश फूड तैयार होगा। उसके बाद भी मैं उसको एनर्जी, अब एनर्जी अपन गैस यूज करते हैं वहां पर, तो एनर्जी उसके लिए एनर्जी सोर्स वो है। तो बेसिकली मेरे को तीन चीजें मिक्स करनी है, आटा, नमक और पानी। अच्छा, मान लो पहली तो ये चीज समझो, मेरे पास तीनों ही चीजें अनलिमिटेड नहीं है। लिमिटेड क्वांटिटी का आटा है, लिमिटेड क्वांटिटी का नमक है, लिमिटेड क्वांटिटी में पानी है। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है मेरे पास, तीनों ही चीजें अनलिमिटेड नहीं है। अब मैं जब उन तीनों चीजों को मिक्स करना स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं इसी तरह से मिक्सचर तैयार करूंगा कि मेरे पास जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है वो लिमिटेड है। कभी तुमने ऐसा देखा हो कि तुम्हारी मदर ने या तुम्हारे घर में किसी ने भी कहा हो कि बोला आज है ना आटा खराब लगा तो मैंने वो फेंक दिया, फिर दूसरा आटा लगाया, फिर वो भी खराब लगा, फिर मैंने वो भी फेंक दिया, फिर तीसरी बार लगाया आटा। ऐसा कभी सुना हो तुम लोगों ने?
नहीं होता है ना, तो वो अपने रिसोर्सेज को सोच समझकर यूज करते हैं। उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उन रिसोर्सेज को वो सोच समझकर यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आपके पास जो रिसोर्सेज है या आपके पास जो रॉ मटेरियल है ना, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो स्केयर है आपके पास में, लिमिटेड क्वांटिटी है, आपको सोच समझकर यूज करना पड़ेगा। जैसे सऊदी अरब वाले लोगों के पास में पेट्रोल बहुत सारा है, ठीक है, क्रूड ऑयल बहुत सारा है उनके पास में, पेट्रोल नहीं, क्रूड ऑयल बहुत सारा है, लेकिन वो भी लिमिटेड क्वांटिटी ही है। अब तुम बोलोगे सर देखो कितना कमा रहे हैं, कमा लिया 10 साल 20 साल, और उसके बाद क्या? उसके बाद एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल की जरूरत खत्म हो जाएगी 10-20 साल के बाद। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पेट्रोल डीजल की जरूरत खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिक आएगी, हाइड्रोजन वाले आएंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल की जरूरत खत्म हो जाएगी एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन में। और पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज के बराबर ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल यूज किया जाता है। तो रिसोर्सेज वही बात है, लिमिटेड है, तभी तो अपन बोलते हैं इन चीजों को सोच समझकर स्पेंड करना चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास में आती है कि हमारे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि हम जो मिक्सचर तैयार करते हैं ना, उस मिक्सचर को भी हम रैंडम क्वांटिटी मिक्स नहीं करते। रैंडम क्वांटिटी मिक्स करने का मतलब ये है, मान लो कि मेरे को दूध पीना है, तो मेरे को दो चीजें मिक्स करनी है, दूध और उसमें शक्कर, चीनी मिक्स करनी, शुगर, ठीक है। तो मैंने 1 गिलास दूध लिया और उसमें 1 किलो चीनी डाल दी, क्योंकि मेरे पास दूध भी अवेलेबल था और मेरे पास चीनी भी अवेलेबल थी। अच्छा, मेरा जो पीने वाला दूध है वो तैयार हो जाएगा क्या? तैयार हो जाएगा क्या? फिनिश गुड, फिनिश गुड तैयार हो जाएगा क्या, ये बता दो। बॉयल करना पड़ेगा। हाँ, बॉयल वगैरह कर लिया मैंने सब कुछ, फिनिश गुड तैयार हो जाएगा क्या? नहीं सर। अरे फिनिश गुड तो तैयार होगा, कंज्यूमेबल नहीं होगा। हाँ सर, प्लीज होता है। कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा मैं उसको, क्योंकि मैंने 1 गिलास दूध के अंदर 1 किलो चीनी डाल दी। फिनिश गुड तो तैयार हो जाएगा, लेकिन वो कंज्यूमेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास लिमिटेड मटेरियल अवेलेबल है ना, उन मटेरियल का जो मिक्सचर तैयार करना है, मेरा उस मिक्सचर पर भी कंट्रोल होना चाहिए। मतलब जैसे एक और एग्जांपल समझो, मान लो मैं रोटी तैयार कर रहा हूं, तो उससे पहले मेरे को आटा लगाना है, 3 चीजें मिक्स करनी है मेरे को, पानी, नमक और आटा, ठीक है। मान लो मैंने आटा ज्यादा डाल दिया, मान लो मैंने आटा लिया 10 किलो, पानी लिया 100 ml और नमक लिया 100 ग्राम, ठीक है। आटा है 10 किलोग्राम, नमक है 100 ग्राम और पानी है 100 ml। मैं तीनों को मिक्स करता हूं, मेरे को तीन ही चीजें तो मिक्स करनी है, मैं तीनों चीजों को मिक्स करता हूं, मेरा फिनिश गुड तैयार हो जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं हो पाएगा, ठीक है। शुभम को पता नहीं है, शुभम ये काम बहुत सारे करता है, कैटरिंग का काम है शुभम का, अगर किसी को जरूरत पड़े तो, है ना। सर। अरे सर चलो मरवाओगे। ठीक है, चलो। अब है ना समस्या दूसरा, मैं क्या कर रहा हूं, आटा ले रहा हूं 100 ग्राम, पानी ले रहा हूं 10 लीटर, 100 ग्राम 10 लीटर और नमक ले रहा हूं मैं 100 ग्राम, मेरा फिनिश गुड तैयार हो जाएगा क्या? नहीं नो होगा, सर। नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे को 3 चीजों को मिक्स करना है ना, तो मैं उनको रैंडम क्वांटिटी में मिक्स करूंगा। उसके लिए कुछ ना कुछ रूल तो होना ही चाहिए ना, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना उसके लिए, कि भाई मेरे को आटा इतनी क्वांटिटी में लेना है, मेरे को नमक इतनी क्वांटिटी में लेना है, मेरे को पानी इतनी क्वांटिटी में लेना है। मेरा उस मिक्सचर पर कंट्रोल होना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि मैं कितना आटा मिक्स करूं, कितना नमक मिक्स करूं, कितना पानी मिक्स करूं। पहली चीज, तीनों ही लिमिटेड है, और दूसरी चीज, जब मैं तीनों को मिक्स कर रहा हूं ना, तो उस मिक्सचर पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा किया है, तुम लोगों ने कभी आटा लगाया हो रोटी बनाने के लिए, तुम लोगों ने कभी पानी उसमें ऐड किया हो, और पानी ऐसे नल खोलकर और पानी ऐड किया हो उसमें, कभी ऐसा किया हो तुम लोगों ने? किया है क्या कभी ऐसा? पानी ऐड कर रहे हो तुम इसमें, नो लेकिन सर। तुमने नल ओपन किया, टैप ओपन किया, और उसके नीचे ले गए तुम, जिसमें भी था तुम्हारे पास में, ठीक है, जो भी बर्तन था उसको नीचे ले गए, नल के नीचे पानी ऐड किया और वहां से हटा लिया जल्दी से उसको। ऐसा कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते ऐसा? प्रॉब्लम वही है क्योंकि हमारा टैप
पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हम जग यूज करते हैं, हम कोई और दूसरा बर्तन यूज करते हैं पानी ऐड करने के लिए। अच्छा, तुम एक चीज और ऑब्जर्व करना, जैसे तुम सबके सबके साथ होता है ये, घर के अंदर है ना, जो चीनी या चाय की जो भी डब्बी होती है या बर्तन होता है, उसके अंदर एक चम्मच है ना फिक्स रखी भी होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। ऐसा होता है ना? अच्छा, तुमने ये सोचा है क्या कि उसको क्यों चेंज नहीं किया कभी? क्योंकि तुम्हें उससे क्वांटिटी का अंदाजा लगता है कि एक कप चाय बनानी है तो इसमें 1 चम्मच चीनी गिरेगी। कितना 1 चम्मच? 1 चम्मच तो छोटी भी हो सकती है, क्योंकि चम्मच की साइज अलग अलग हो सकती है, तो छोटी भी हो सकती है, टी स्पून बोलते हैं जिसको। और जो अपन मसाला वगैरह बनाने, यानी अपन जो सब्जी वगैरह बनाने के लिए होते हैं, वो भी चम्मच होती है। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग तरह की स्पून होती है, तो कौन सी स्पून? तो वही वाली स्पून जो उस डब्बे में रखी हुई है। तो यहां पर क्या होता है, तुम लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें ऐसे देखी थी, शॉप्स में भी ऐसा होता है। शॉप्स में क्या होता है कि वो जो कुछ लोग होते हैं कि जो पैकिंग कर रहे होते हैं, सामान की बैठकर पैकिंग कर रहे होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक पॉट यूज करते हैं, स्पेसिफिक बर्तन यूज करते हैं। मान लो मैं अपनी शॉप में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास 100 किलो चीनी का एक कट्टा रखा हुआ है, और मेरे को उसमें 1-1 किलो के पैकेट बनाने, 1-1 किलो के पैकेट बनाने, तो मैं एक इस तरह का बर्तन लूंगा, जिसको मैं फिल करके उस जो भी थैली होगी उसमें डालूंगा, और उसमें 1 किलो क्वांटिटी अपने आप ही हो जाएगी लगभग। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो वो मैं ऊपर से और ऐड कर दूंगा, लेकिन वो इस तरह से ही यूज करते हैं उन चीजों को, ताकि वो लोग जब अलग अलग करें या क्वांटिटीज को मिक्स करें, तो उन क्वांटिटीज पर या उस मिक्सचर पर उनका कंट्रोल। तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमें यही सिखाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग हमें ये सिखाता है कि आपके पास में जो मटेरियल है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, और उस मटेरियल को आप किस तरह से मिक्स करोगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके और आपकी कॉस्ट कम से कम लगे। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली बात करता है रॉ मटेरियल के मिक्सचर के बारे में, कि हम रॉ मटेरियल को किस तरह से मिक्स करें ताकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके और हमारी कॉस्ट कम से कम लगे। जैसे कि घर के कंस्ट्रक्शन में मेनली 3 चीजें मिक्स होती है, स्टोन, बजरी और सीमेंट। पानी भी मान लेते हैं, चलो स्टोन, बजरी, सीमेंट और पानी, 4 चीजें मिक्स होती है। अब वो 4 चीजें जब मिक्स होती है ना, वो रैंडम क्वांटिटी में मिक्स नहीं करते वो लोग भी। उन लोगों को पता होता है कि कितने परात बजरी गिरेगी, कितने परात सीमेंट गिरेगी, कितना पानी गिरेगा, कितना स्टोन गिरेगा, उनको पता होता है ये चीज, और वो उसके अकॉर्डिंग मिक्सचर तैयार करते हैं। अगर मान लो उन्होंने अपने मिक्सचर पर कंट्रोल नहीं किया, तो तुमने देखा होगा, तुमने सुना भी होगा, न्यूज में भी आता है बहुत सारा, वहां पे बारिश हुई और सड़क खराब हो गई, बारिश हुई पुलिया गिर गई, बारिश हुई फ्लाईओवर गिर गया, बारिश हुई सड़क धंस गई। ये क्या होता है? ये तब होता है जब आप मटेरियल पर कंट्रोल नहीं करते, आप मिक्सचर को अच्छी तरह से तैयार नहीं करते। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमें ये सिखाता है कि जब भी हम रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं ना, तो उस मिक्सचर पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ताकि जो हमारा फिनिश गुड बने या हमारा फिनिश गुड तैयार हो, उस पे हमारी कॉस्ट भी कम लगे और हमें प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा। सो लीनियर प्रोग्रामिंग बात करता है रॉ मटेरियल के मिक्सचर के बारे में। ठीक है, जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा आराम से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ केमिकल कंपनी प्रोड्यूस 2 कंपाउंड्स ए एंड बी। 2 प्रोडक्ट बनाती है ए एंड बी। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द यूनिट ऑफ इंग्रेडिएंट सी एंड डी। यानी ए को बनाने के लिए है ना, सी और डी को मिक्स करना पड़ता है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, और अगर अपने को बी को तैयार करना है ना, तो भी अपने को सी और डी को मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी है लेकिन मिक्स करना पड़ेगा। तो समझ, जब अपन 1 यूनिट सी और 3 यूनिट डी की मिक्स करते हैं, जब अपन 1 यूनिट ऑफ सी एंड 3 यूनिट्स ऑफ डी मिक्स करते हैं ना, तो 1 यूनिट ऑफ ए तैयार होता है। जब अपन 1 यूनिट सी की और 3 यूनिट डी की मिक्स करते हैं, 1 यूनिट सी की
और 3 यूनिट अपन डी की मिक्स करते हैं, तो उस मिक्सचर से 1 यूनिट ऑफ ए तैयार होता है। ऐसे ही जब हम 2 यूनिट्स ऑफ सी और 1 यूनिट ऑफ डी मिक्स करते हैं, 2 यूनिट्स ऑफ सी एंड 1 यूनिट ऑफ डी, ये जब हम मिक्स करते हैं ना, तो इनको मिक्स करने से बी की 1 यूनिट तैयार होती है। इनको मिक्स करने से बी की 1 यूनिट तैयार होती है। ठीक है, जैसे कि समझ, मान लो मेरे को एक एक रोटी तैयार करनी है, तो रोटी अपना फिनिश गुड है। ठीक है, तो मेरे को अगर एक रोटी तैयार करनी है, तो मेरे को 50 ग्राम फ्लोर, ठीक है, 2 ग्राम मान लो सॉल्ट, और 20 ml वाटर मान लो। ये 3 चीजें जब मैं मिक्स करूंगा ना, तो मेरे पास एक फिनिश गुड तैयार होगा, रोटी। ऐसे ही यहां पर भी है, जब आप सी की 1 यूनिट को और डी की 3 यूनिट को मिक्स करोगे ना, तो ए की 1 यूनिट तैयार हो जाएगी। ऐसे ही जब आप सी की 2 यूनिट और डी की 1 यूनिट को मिक्स करोगे, तो बी की 1 यूनिट तैयार हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपना जो इंग्रेडिएंट सी है ना, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 80 यूनिट्स की, और इंग्रेडिएंट डी की है मिनिमम रिक्वायरमेंट 75 यूनिट्स। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट गिवन है यहां पर। ठीक है, और ए को तैयार करने की कॉस्ट आती है 4 पर केजी, मतलब 4 पर यूनिट बोल देते हैं अपन इसको, और बी को तैयार करने की कॉस्ट आती है 6 पर यूनिट। क्वेश्चन बोल रहा है राइट द प्रॉब्लम मैथमेटिकली फॉर मिनिमाइजेशन। अच्छा, पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन में ये जो डेटा गिवन है, ये टेबल गिवन है, इस टेबल में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार वो पूछ लो। टेबल में जो डेटा दिया हुआ है, उस डेटा का मीनिंग क्या है, वो डेटा बताना क्या चाह रहा है, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लो। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसका सॉल्यूशन समझाता हूं, अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन का डेटा है अपने पास में, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग समझना। सबसे पहले हमें एक तो बनाना है ए और एक बनाना है बी, 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, और इन 2 प्रोडक्ट को बनाने के लिए सी और डी को मिक्स करना है। ठीक है, तो सी की तो 1 यूनिट और डी की 3 यूनिट जब मिक्स होगी, तो ए की 1 यूनिट कंप्लीट होगी, और बी की 2 यूनिट और डी की 1 यूनिट जब मिक्स होगी, तो बी की 1 यूनिट कंप्लीट होगी, सी और डी की सारी। अच्छा, अपने को कॉस्ट भी गिवन है। ठीक है, तो कॉस्ट का डेटा अपन बाद में यूज करेंगे, और एक अपने को रिक्वायरमेंट गिवन। तो ये डेटा इस तरह से दिया हुआ है अपने को। मैं इस डेटा को, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस डेटा को यहां से एक बार हटा दूंगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें 2 प्रोडक्ट तैयार करने, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, हमें 2 प्रोडक्ट तैयार करने। तो हम कुछ क्वांटिटी तो ए की तैयार करेंगे, और कुछ क्वांटिटी हम बी की तैयार करेंगे। कुछ क्वांटिटी हम कंपाउंड ए की तैयार करेंगे, और कुछ क्वांटिटी है वो हम कंपाउंड बी की तैयार करेंगे। तो कंपाउंड ए की मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि कंपाउंड ए की हमने
कंपाउंड ए की हमने x1 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स हम मान लेते हैं क्योंकि कुछ यूनिट हम कंपाउंड ए की बनाने वाले हैं, कुछ यूनिट हम कंपाउंड बी की बनाने वाले हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कंपाउंड ए की हमने बनाई है x1 यूनिट्स और कंपाउंड बी की हमने बनाई है x2 यूनिट्स। ठीक है, तुम और कोई भी वेरिएबल यहां पर यूज कर सकते हो, x y, ठीक है, p q, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, लेकिन मैं जो यूज करता हूं वो ज्यादातर x1 x2 फॉर्म में यूज करता हूं। तो a की हमने x1 यूनिट्स बनाई है और b की हमने x2 यूनिट्स बनाई। ठीक है, तो सबसे पहले समझना, अगर अपने को क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट को अपन क्या करना चाहेंगे? मिनिमाइज करना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले Yes, अपने sir. को ये पता लग गया कि ये जो अपनी प्रॉब्लम है ना, ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली स्टेप आएगी मिनिमाइजेशन z। अच्छा, ये z है ना, इसके अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मीनिंग होते हैं। z यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में z का मतलब है कॉस्ट, किसी और क्वेश्चन में हो सकता है सेल्स हो इसका मतलब, किसी दूसरे क्वेश्चन में प्रॉफिट हो इसका मतलब। जैसा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा ना, z का मीनिंग उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा ये चीज और बाद में भी। तो यहां पर अपन सबसे पहले लिखते हैं मिनिमाइजेशन z। अब देखो, अगर अपन कंपाउंड ए की एक यूनिट तैयार करते हैं तो कॉस्ट कितनी लगती है? पर केजी या पर यूनिट बोल रहे हैं अपन उसको अभी। अगर अपन कंपाउंड ए की एक यूनिट तैयार करते हैं तो कॉस्ट कितनी लगती है? 4 रुपीज। 4 रुपीज एक यूनिट की है, 4 रुपीज। तो अगर अपन ने x1 यूनिट तैयार की है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4x1। ठीक है, मान लो जैसे समझ अपन कंपाउंड ए की एक यूनिट तैयार करते हैं, 4 रुपए लगते हैं। ठीक है, अपन अगर 2 यूनिट तैयार करेंगे तो इंटू 2, 3 यूनिट तैयार करेंगे तो इंटू 3, 4 यूनिट तैयार करेंगे तो इंटू 4। तो अगर अपन x1 यूनिट तैयार करेंगे तो इंटू x1, तो 4x1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, कंपाउंड बी की एक यूनिट तैयार करने में 6 रुपीज लगते हैं। कंपाउंड बी की एक यूनिट की कॉस्ट आती है 6 रुपीज। हमने टोटल x2 यूनिट्स बनाई है तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 6x2। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? सबसे पहले तो राइट सर अच्छा, 6x2 ये भी एक यूनिट की है ना? एक यूनिट की तो 6 रुपीज है, एक यूनिट की तो 6 रुपए है। अपन ने x2 यूनिट तैयार की है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? मतलब 2 यूनिट तैयार की है अपन ने। 2 यूनिट नहीं, सुनो नवीन, एक यूनिट की कितने रुपए है कॉस्ट? 6 रुपए। 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 12 रुपए। 5 यूनिट की 30। तो तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो उसको? ऐसे ही कर रहे हो ना, 6 इंटू 2, 6 इंटू Yes, 5, ऐसे ही कर रहे हो, यस सर। है ना? हमने बी कंपाउंड की कितनी यूनिट्स तैयार की? 1 कहाँ है? x2 है ना नंबर ऑफ यूनिट्स। 2 ये क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स? कंपाउंड ए की नंबर ऑफ यूनिट्स है x1 और कंपाउंड बी की नंबर ऑफ यूनिट्स है x2। ओके सर। तो हमने कंपाउंड बी की कितनी यूनिट तैयार की? x2 यूनिट तैयार की है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6x2। ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज को समझो। अगर अपन ए की एक यूनिट बना रहे, सिर्फ एक यूनिट बना रहे, ध्यान रखना, अपन अगर ए की एक यूनिट बनाते हैं तो अपने को सी की कितनी यूनिट की जरूरत पड़ेगी? सर 1। अगर अपन ए की एक यूनिट बनाते हैं तो अपने को सी की भी एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी। मान लो अपन ए की 2 यूनिट बनाते हैं तो सी की कितनी यूनिट की जरूरत पड़ेगी अपने को? 2 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। अगर अपन ए की x1 यूनिट्स बनाते हैं तो सी की कितनी यूनिट की जरूरत पड़ेगी? सर 1 x1, और इसको अपन लिख सकते हैं 1x1। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?
अच्छा, अब अगर अपन बी की एक यूनिट तैयार करते हैं, अपन बी की एक यूनिट तैयार कर रहे हैं, तो सी की अपने को कितनी यूनिट चाहिए? 2x नहीं, 2x2 दो यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए अपने को, ठीक है। अगर अपन बी की 2 यूनिट तैयार करेंगे तो सी की कितनी यूनिट चाहिए होगी अपने को? 4 4। अगर 4 अपन बी की x2 यूनिट तैयार करेंगे तो सी की कितनी यूनिट चाहिए होगी अपने को? x2 का डबल, है ना। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो एक बार। ये अपन ने इक्वेशन बनाई है सी के लिए। अच्छा, अगर मैं डी के लिए इक्वेशन बनाऊं और उसको लिखूं 3x1 प्लस 1x2, तो इसमें कोई दिक्कत होगी? नो सर। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब सी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 80 यूनिट्स। जैसे तुम समझ लो, तुमको एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 40 मार्क्स चाहिए। तो अगर तुम पास होना चाहते हो तो कितने मार्क्स लेकर आओगे? 40 40 या उससे ज्यादा। 40 से ज्यादा। या तो 40 लेकर आओगे क्योंकि मिनिमम मार्क्स चाहिए 40, या फिर तुम लेकर आओगे 40 से ज्यादा। तो अपने को यहां पर रॉ मटेरियल सी की कितनी रिक्वायरमेंट है? 80 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अपन कितनी यूनिट्स परचेज करें? मोर देन इक्वल टू 80। 80 यूनिट्स या उससे ज्यादा। तो साइन आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80। अच्छा, मैंने ये जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ। नहीं। अच्छा, ऐसे ही रॉ मटेरियल डी की अपने को कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है? 75 की 75 कम से कम रिक्वायरमेंट है। तो अपन कितनी परचेज करेंगे? मोर देन इक्वल ग्रेटर देन 75 इक्वल टू 75। 5 या उससे ज्यादा। 75 या उससे ज्यादा। तो साइन आ जाएगा ग्रेटर देन, ये वाला साइन होता है ग्रेटर देन का, ठीक है, और ये वाला साइन होता है लेस देन। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अपना लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इतना ही करना। बस एक चीज और होती है यहाँ पर, वो समझ। वो क्या होती है? मान लो एक कारपेंटर है, वो टेबल और चेयर्स बनाता है ना। टेबल पे उसे होता है 30 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट, चेयर्स पर होता है उसे 20 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट। तो उसे ज्यादा से ज्यादा क्या बनानी चाहिए? टेबल बनानी चाहिए या चेयर्स बनानी चाहिए? टेबल बनानी चाहिए। टेबल बनानी चाहिए उसको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अच्छा, वो ऐसा कर सकता है क्या कि जितना भी मटेरियल उसके पास में रखा हुआ है, उस सारे मटेरियल को यूज करके सारी की सारी टेबल्स बना दे? ऐसा कर सकता है क्या? जितना भी मटेरियल उसके पास में अवेलेबल है, सारा मटेरियल यूज करे और टेबल्स बना दे सारी की सारी। तो ऐसा कर सकता है कि वो टेबल ज्यादा से ज्यादा बनाए, और चेयर हो सकता है कि एक भी नहीं बनाए, हो सकता है 0 चेयर्स बनाए। ऐसा हो सकता है ना, एक भी चेयर नहीं। अब क्या ये भी हो सकता है क्या कि उसने टेबल तो बना दी मान लो 10 और चेयर बना दी उसने -2 क्वांटिटी? नो ऐसा हो सर, सकता है? नहीं। नो सर। नहीं हो सकता। नो सर। अच्छा, या ऐसा मान लो कि अब उसको चेयर पर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, टेबल पे कम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चेयर्स बना देता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि वो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है टेबल या चेयर्स की, वो नेगेटिव में प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। नहीं हो सकता ना। मान लो जैसे मैं रोटी बनाना चाहता हूं, मेरे से मटेरियल ढंग से तैयार नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी 2 रोटी माइनस में तैयार होगी। या तो तैयार ही नहीं होगी या कुछ क्वांटिटी तैयार हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो अपन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उससे। अपन जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर अपने को ऐसा लग रहा है ना कि कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, इतनी कॉस्ट में अपने को काम नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है अपन एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करें, यानी अपना जो प्रोडक्शन रहेगा वो 0 रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अपन कुछ यूनिट प्रोड्यूस कर दें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारा जो प्रोडक्शन रहेगा
या जो हमारी प्रोडक्शन रेट रहेगी वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है। इसीलिए लास्ट में यहां पर लिखते हैं x1 है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ A और x2 है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ B। ये दोनों नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है। नंबर ऑफ यूनिट 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 0 से कम कभी भी नहीं। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये लास्ट में लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स जो है हो सकता है अपन एक भी नहीं बनाए, तो एक भी नहीं बनाए मतलब 0 हो सकती है। हो सकता है अपन कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस कर दें, मतलब 0 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम क्वांटिटी नेगेटिव कर दें। क्वांटिटी नेगेटिव करने का मतलब तुम मेरे को फीस भी दे दो और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक है। हो सकता है कि तुम मेरे को फीस नहीं दो, मैं नहीं पढ़ाऊं। ये भी हो सकता है कि तुम मेरे को फीस दे दो, मैं तुम्हें पढ़ा दूं, लेकिन पॉसिबल ये नहीं है कि तुम मेरे को फीस दे दो और मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊं, तो मेरे घर पर पहुंच जाओगे उसके बाद, ठीक है ना। तो क्वांटिटी हो सकता है 0 हो सकता है मैं पढ़ाने से मना कर दूं, हो सकता है कि मैं तुम्हें पढ़ा दूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं नेगेटिव कर दूं क्वांटिटी, ठीक है। कि मैं ऐसा नेगेटिव करने का मतलब ये भी हो गया कि तुम मेरे से पढ़ भी लो और मेरे से फीस भी ले जाओ तुम लोग, ठीक है। तो हो सकता है मैं नेगेटिव, हो सकता है मैं 0 कर दूं, सॉरी, हो सकता है मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दूं, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि अगर मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूं और वो प्रोडक्शन नेगेटिव हो। तो इसीलिए लास्ट में ये वाली इक्वेशन लिखी जाती है। तो बेसिकली एक लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो अपन ने इक्वेशन लिखी है ना, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कम करना, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। और यहां पर जो z है ना, वो होता है ऑब्जेक्टिव फैक्टर। जैसा भी ऑब्जेक्टिव हो ना, z उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कॉस्ट है, किसी और क्वेश्चन में सेल्स होगा, किसी और क्वेश्चन में टाइम होगा, जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी जाती है उस इक्वेशन को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, तो हमने सबसे पहले कॉस्ट की इक्वेशन लिखी है। अच्छा, उसके बाद वाली जो ये 2 इक्वेशन अपन ने लिखी है, इन दोनों इक्वेशंस को, तो एक बार रुको, पहली वाली जो इक्वेशन लिखी है ना अपन ने, वो लिखी है इंग्रेडिएंट सी के लिए, और जो दूसरी वाली इक्वेशन लिखी है वो लिखी है अपन ने इंग्रेडिएंट डी के लिए। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंडली कहा जाता है दोनों इक्वेशंस को कंबाइंडली कहा जाता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अच्छा, कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है लिमिटेड। कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है लिमिटेड फंक्शन। जैसे कि समझ लो, हम इस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते अगर हमारे पास में सी की 80 यूनिट्स या उससे 80 यूनिट से कम हो। अगर हमारे पास सी की 80 यूनिट से कम है ना अवेलेबल, तो हम इस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वो 40 मार्क्स पास होने वाला, मैं कभी भी सीएमए इंटर क्लियर नहीं कर सकता अगर मेरे 40 से कम मार्क्स आते हैं तो। और मेरा जो यहाँ पर फिनिश गुड है वो है सीएमए इंटर को क्लियर करना। तो मैं कभी भी सीएमए इंटर क्लियर नहीं कर सकता अगर मेरे 40 से कम मार्क्स आते हैं तो यहाँ पर अपन इस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारी 80 यूनिट से कम अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो ये 80 यूनिट हमारे लिए लिमिट है, 80 यूनिट हमारे लिए लोअर लिमिट है, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता है। तो जैसे ही कुछ लिमिट यूज की जाती है, अब वो चाहे लोअर लिमिट हो चाहे वो अपर लिमिट हो, जैसे कि तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स आ सकते हैं एक पेपर में? ज्यादा से ज्यादा
100, तो वो लिमिट है, ठीक है, वो लिमिट है। तो ऐसे कोई भी फैक्टर जिसकी हमें क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन हो, तो ऐसे फैक्टर्स को कहा जाता है कंस्ट्रेंट, और उन फैक्टर से बनने वाली इक्वेशंस को कहा जाता है कंस्ट्रेंट फंक्शंस। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंडली कहा जाएगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फंक्शन। और ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है, ये लास्ट वाली इक्वेशन, ठीक है, ये लास्ट वाली इक्वेशन बताती है कि अपनी जो क्वांटिटी है ना, यानी अपन जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है, जीरो से ज्यादा भी प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसको कहा जाएगा नॉन नेगेटिव फंक्शन। तो ज्यादातर क्वेश्चन में एक ही फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव और एक ही फंक्शन होता है नॉन नेगेटिव। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के फंक्शन डिपेंड करेंगे कितनी अपने को क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन, उस पर डिपेंड करेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के फंक्शन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो बस इतना ही अपने को, इसका सॉल्यूशन नहीं अपने को, हेलो दोनों में, इंटर में भी नहीं है और फाइनल में भी नहीं है। हाँ बोलो ना सर, जैसे ए को तो सर कंपोनेंट 1 माना है आपने। ए को कंपाउंड 1, हाँ ठीक है, x1 बोला है जिसको अपन ने। हाँ, और सर बी को सर x2 बोला है आपने। मैंने बी को x2 नहीं बोला, मैंने ए के नंबर ऑफ यूनिट्स को x1 बोला। ए तो है, मान लो ए है शुगर और बी है सॉल्ट, तो मैंने बोला है x1 का मतलब है 10 किलो शुगर और x2 का मतलब है 5 किलो सॉल्ट। x1 x2 का मतलब क्वांटिटी है, ए बी नहीं है उसका मतलब। सर ये अपन एज्यूम करते हैं सर, क्वेश्चन में अपने को कहीं गिवन होता है x1 x2 नहीं, Yes, sir. अज्यूम है, ये असम्पशन है। मैंने तुम्हें बताया ना, सुनो सुनो अभी, अपन कुछ यूनिट तो एक ही प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि अपने को दोनों प्रोड्यूस करना है, कंपाउंड ए भी प्रोड्यूस करना है, कंपाउंड बी भी प्रोड्यूस करना है। तो अपन वो देखेंगे अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि अपने पास कितना मटेरियल अवेलेबल है। तो कुछ यूनिट अपन ए की प्रोड्यूस करेंगे और कुछ यूनिट अपन बी की प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे तुम लोग, पता नहीं तुम लोगों के होता है नहीं होता है, किसी के घर में है ना नाग पंचमी के दिन, जैसे आज नाग पंचमी, ठीक है, मेरे को पता है मेरे टिफिन में ठंडा खाना है। नाग पंचमी के दिन ठंडा खाना खाते हैं क्या? Yes, घर में sir. खाते हैं ना? Yes, sir. तो उसके लिए पहले दिन कुछ तैयार करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सारी की सारी रोटी तैयार करते हैं, यस सर। सारी की सारी रोटी, और कुछ नहीं बनाया उसके अलावा। नहीं सर, साथ और में भी बनाते हैं ना हैं। सब्जी। बहुत कुछ कुछ बनाते हैं। कुछ हाँ, बहुत कुछ बनाते हैं ना, ठीक है। वो जो मीठे शक्करपारे वगैरह भी होते हैं, वो भी बनाते हैं, भुजिए भी बनाते हैं कि कल आप खा लो। तो यहाँ पर अपन इसी तरह से तैयार करते हैं कि अपन अपने पास जो मटेरियल अवेलेबल होता है ना, उसको सोच कर तैयार करते हैं कि कुछ यूनिट अपन ये बना ले, कुछ यूनिट अपन दूसरी चीज बना ले, कुछ यूनिट अपन तीसरी चीज बना ले। तो यहाँ पर भी यही है, अपने को दो कंपाउंड तैयार करने, ए और बी। तो कुछ यूनिट तो अपन एक्स ए की बनाएंगे और कुछ यूनिट्स अपन बी की बनाएंगे। तो ए की जितनी यूनिट्स अपन बना रहे हैं उनको अपन ने x1 बोला है, और बी की जितनी यूनिट्स अपन बना रहे हैं उनको अपन ने x2 बोला है। ओके सर। तो ये x1 x2 नंबर ऑफ यूनिट्स है, ना कि ए। अच्छा, ये x1 x2 तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मैंने तुम्हें बताया भी था। तुम इसको xy भी बोल सकते हो। मान लो अगर तुम इसको xy बोलते, मान लो तुम बोलते कि ए की हमने x यूनिट तैयार की और बी की हमने y यूनिट तैयार की, तो इक्वेशन हो जाती 4x plus 6y, 1x plus 2y greater than is equal to 80, 3x plus 1y greater than is equal to 75 और xy greater than is equal to, ये इक्वेशन हो जाती। मान लो तुम p q मानते हैं इनको, तो p q के अकॉर्डिंग वो इक्वेशन p और q के टर्म्स में चेंज हो जाती है, बस इतना सा ओके चेंज, सर, ओके सर। ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ना, तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो x1 x2 को। बाकी मैंने a को x1 नहीं बोला है, मैंने a की जितनी क्वांटिटी अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको x1 बोला है। चलो अब इसका सॉल्यूशन एक बार नोट डाउन कर लो।
और सॉल्यूशन नोट डाउन करने का यही तरीका रहेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख के उसके बाद ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के सारे फंक्शन आएंगे और एक एक फंक्शन को तुम बताओगे। जैसे पहले वाला फंक्शन अपन ने इंग्रेडिएंट सी के लिए लिखा है, फिर दूसरा वाला फंक्शन अपन ने इंग्रेडिएंट डी के लिए लिखा है। तो ऐसे हर एक फंक्शन को तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सी ये वाली इक्वेशन कौन से फंक्शन के लिए लिखी है, ये वाली इक्वेशन किसके लिए लिखी है, और फिर लास्ट में तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये सारी इक्वेशन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है। और ऐसे नॉन नेगेटिव फंक्शन के साथ भी लिखना पड़ेगा। सर ये जो आपने COD लिखा है, फॉर इंग्रेडिएंट CD, ये लिखना है? हाँ हाँ, ये लिखना है। ये हर इक्वेशन के साथ में लिखोगे कि वो इक्वेशन स्पेसिफिकली तुमने किस कारण से बनाई। सर इसी में वो क्वेश्चन था कि एक इंटर में जो कि एक हॉस्पिटल का था, नर्सेस थी, हाँ आने जाने बिल्कुल, का इसी टाइम में था। इसी में इसी में है वो क्वेश्चन। ठीक है सर, वो करवा देना। हाँ बिल्कुल, वो करवाऊंगा, इसी में। कर लिया सबने नोट डाउन? अच्छा देखो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का आज अपने पास में टाइम नहीं होगा, 2 मिनट और बचे हैं क्लास में, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं होगा। तो आज के लिए काफी इतना ही, अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो अपन ने समझ लिया कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ा जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा जाता है रॉ मटेरियल के मिक्सचर पर कंट्रोल करने के लिए। हम जो भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसका हम मिक्स तैयार करते हैं, उस मिक्सचर पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, इसके लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए काफी इतना। और कोई प्रॉब्लम आती है तुम्हें लास्ट वाले टॉपिक में, कोई प्रॉब्लम है, उससे पहले वाले कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अगर तुमने पढ़ा है, कल जैसे अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे अपन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो। अगर तुमने कुछ पढ़ा हो, समझाओ, कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं, ठीक है, काफी इतना आज के लिए। ध्यान रखना सब लोग।